तो फाइनली अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और क्या ये फिल्म दृश्यम वाला मैजिक रिक्रिएट कर पाएगी कि नहीं, ये सब कुछ आपको मैं इस रिव्यू में बता दूंगा। जहां मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि मुझे पर्सनली शैतान फिल्म का ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया था और इसी वजह से मेरी इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा थी और अब मैं खुशी से कह सकता हूं कि फिल्म ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और हाँ, हमेशा की तरह ये एक सिनेमैटिक रिव्यू होने वाला है जिसमें मैं फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बिल्कुल खुल के बातें करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको फिल्म की स्टोरी बताऊं बिना किसी स्पॉइलर के, तो ये स्टोरी अजय देवगन और उसकी फैमिली की है। अजय देवगन का कैरेक्टर जिसका नाम कबीर होता है वो खुशी से अपनी फैमिली के साथ जी रहा होता है, जहां उसकी वाइफ के साथ एक छोटा बेटा और एक बड़ी बेटी होती है। फिर एक दिन उसकी लाइफ में आर माधवन की एंट्री होती है जो कि एक स्ट्रेंजर होता है, जो कि उनकी फैमिली से दोस्ती बनाने के बाद फोन चार्ज करने के बहाने घर में घुस जाता है और उसके बाद वो अजय देवगन की बेटी को अपने वश में कर लेता है। उसके बाद वो लड़की कंप्लीटली उसकी कठपुतली बन जाती है, यानी जो कुछ भी वो ऑर्डर देता है वो सब कुछ वो करती है, चाहे वो कोई गलत ऑर्डर भी क्यों ना हो। तो उसके बाद फिल्म में क्या होता है, क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और फाइनली इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या निकलता है, वो जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो आई गेस ये बात तो आपको पता ही होगी कि शैतान जो फिल्म है वो एक गुजराती फिल्म वश का ऑफिशियल रीमेक है। सो आई गेस की फिल्म की जो बेसिक स्टोरी और स्क्रीन प्ले है वो तो वश फिल्म से ही कॉपी किया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने पर्सनली वश फिल्म नहीं देखी है, तो मैंने शैतान को एज अ फ्रेश फिल्म ही देखा है। और एज अ फ्रेश स्टैंड अलोन फिल्म में डेफिनेटली ये बात कह सकता हूं कि इसकी जो कहानी है और उस कहानी के ऊपर जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग और एंग्रॉसिंग है। सबसे पहली चीज तो स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा वेल रिटन है कि जैसी फिल्म शुरू होती है वो शुरुआत से आपका अटेंशन ग्रैब कर लेती है और उसके बाद जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी एब्रप्ट नहीं होते हैं, यानी धीरे धीरे स्टोरी को बिल्टअप किया गया है कि अजय देवगन की फैमिली कैसे होती है, वो कैसे खुशी से रहती है, उसके बाद आर माधवन की उनकी लाइफ में कैसी एंट्री होती है, वो किस तरीके से दोस्ती बनाता है और फिर जब कबीर की फैमिली उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगती है तो फिर वो किस तरीके से पलटी मार के धोखा देता है। इसको बहुत ही डिटेल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। वैसे भी ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं बनती, अगर बनती भी है तो फिर वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाती है। तो इस वजह से इस फिल्म को हाउसफुल थिएटर में और एक डार्क एनवायरनमेंट में देखने का अलग ही मजा है। प्लस क्योंकि फिल्म बिल्कुल सिंगल ट्रैक पे चलती है तो आपको कहीं भी फिल्म बोर होने का मौका नहीं देगी, यानी बहुत ज्यादा डेविएशंस नहीं है, कोई सबप्लॉट भी नहीं है, उसके अलावा फिल्म में कोई भी अननेसेसरी से गाने या फिर आइटम सॉन्ग भी नहीं डाले हैं, तो उस वजह से ऑडियंस का अटेंशन कभी भी डेविएट नहीं होता है। इनफैक्ट फिल्म का फर्स्ट हाफ इतना ज्यादा ग्रिपिंग है कि वो आपको सीट से हिलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। और स्पेशली फिल्म के पहले 20-25 मिनट के अंदर जब आर माधवन का कैरेक्टर अजय देवगन की बेटी को अपने वश में कर लेता है तो जिस तरीके से उसकी बेटी रिएक्ट करती है, जो कुछ उसके एक्शंस होते हैं, जिस तरीके से वो लोगों को लिटरली मारना या फिर मैं कहूंगा आतंक मचाना शुरू कर देती है, वो देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। इन सिंपल वर्ड्स एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से जो आप थ्रिल वाली फीलिंग एक्सपेक्ट करते हो वो ये फिल्म डेफिनेटली आपको देगी। और वहीं अगर मैं एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो आर माधवन हैज कंप्लीटली स्टोल द शो। आई मीन उनकी जैसी एक्टिंग परफॉर्मेंस है आई थिंक उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस होगी। उनके जो मैनरिज्म्स है, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। और इस चीज को मैं स्पेसिफिकली इसलिए भी मेंशन करना चाहूंगा कि नॉर्मली जब ऐसे कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं तो एक्टर्स या तो ओवरडू कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा अंडर प्ले कर देते हैं, लेकिन आर माधवन की एक्टिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि उन्होंने अपने रोल में ना ही ओवर एक्टिंग की है, ना ही आपको किसी भी सीन में उनकी परफॉर्मेंस 19 लगेगी। स्पेशली जिस तरीके से उनका कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग और डार्क है और स्क्रीन प्ले इस तरीके से लिखा गया है कि ऑडियंस उनके कैरेक्टर से हेट करे और लिटरली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है कि फिल्म के लास्ट सीन आते आते तक आप उनके कैरेक्टर से बिल्कुल नफरत करने लगते हो, व्हिच सिंपली शोज व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज। वहीं अगर मैं अजय देवगन की बात करूं तो उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी और सिंसियर है। हाँ, बहुत सी ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो अजय देवगन पे भारी पड़ गया है, बट वो इस वजह से कि उनका कैरेक्टर इस तरीके से लिखा गया है, यानी एक्टिंग अजय देवगन ने भी उतनी ही अच्छी की है, लेकिन बेसिकली उनका कैरेक्टर इस तरीके से लिखा गया है कि उनको एक हेल्पलेस फादर दिखाया गया है जो कि अपनी बेटी को बचाना तो चाहता है लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से एक हारे हुए इंसान के जो इमोशंस है वो उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किए एंड सेम गोस फॉर ज्योतिका आल्सो। और लास्टली इस फिल्म की जो सबसे बड़ी बैकबोन है वो है फिल्म का बीजीएम। बेसिकली जब भी कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनती है तो हम जानते हैं जितनी इंपॉर्टेंट फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म का स्क्रीन प्ले होता है उतना ही इंपॉर्टेंट बीजीएम होता है, क्योंकि किसी भी सीन का इंपैक्ट जो है वो एम्पलीफाई करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो बीजीएम का होता है। और शैतान फिल्म का जो बीजीएम है इज एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड। जितने भी टेंशन रिटर्न वाले सीन्स है या जितने भी थ्रिलिंग सीन्स है उसमें बीजीएम को इतनी बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट किया गया है कि लिटरली जब आप थिएटर में देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट मैं ये बात तक ऐड करना चाहूंगा कि ये कोई मास मसाला वाली फिल्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो है वो थिएटर में ही लेना चाहिए, क्योंकि जो माहौल ये फिल्म थिएटर में सेट करती है उतना अच्छा माहौल आपको ओटीटी पे नहीं मिलने वाला है। वहीं अब अगर मैं कुछ नेगेटिव चीजों की बात करूं या फिर वो चीजें जो कि मुझे फिल्म में थोड़ी बहुत अंडरवेलमिंग लगी, तो मुझे एक प्रॉब्लम फिल्म के सेकंड हाफ से ये लगी कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही सॉलिड नोट पे एंड होता है और इस वजह से आपकी सेकंड हाफ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ जब शुरू होता है तो उसके पहले 20-25 मिनट थोड़े बहुत स्लो हैं। उसका सिंपल रीजन क्या है कि जब फर्स्ट हाफ में आर माधवन का कैरेक्टर अजय देवगन की बेटी को वश में करता है
तो उसके बाद वो उससे बहुत सारे अजीब काम कराता है, यानी चाय पत्ती खाना, किसी को थप्पड़ मार देना, खुद को थप्पड़ मार देना। और इस वजह से आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो बहुत मजा आता है, लेकिन इंटरवल के बाद जब फिल्म ओपन होती है तो सेकंड हाफ में भी वही चीज रिपीट होने लगती है। यानी फिल्म के सेकंड हाफ में भी आर माधवन का कैरेक्टर अजय देवगन की बेटी से ऐसा ही काम कराता है कि खुद को थप्पड़ मारो या फिर भाई को मार दो, माँ को मार दो। और इस वजह से ये जो वशीकरण वाला एंगल है ये थोड़ा बहुत आपको ओवर स्ट्रेच लगेगा। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रामा एग्जैक्टली डल या बोरिंग हो जाता है, लेकिन क्योंकि सेकंड हाफ के पहले 20-25 मिनट में कोई भी मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, तो इस वजह से फिल्म आपको एक जगह पे रुकी हुई फील होगी। लेकिन उसके बाद फिल्म जब अपने क्लाइमैक्स की तरफ प्रोसीड करती है तो स्क्रीन पे फिर से पिकअप होता है, बहुत सारे मल्टीपल ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं, और सिंपल वर्ड में बोलूं तो फिल्म और भी ज्यादा डार्क होती जाती है। और उसके बाद जब फिल्म का फाइनली क्लाइमैक्स आता है तो वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग और हाई नोट पे फिल्म को एंड करता है। इनफैक्ट मैं ये तक कहूंगा कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वही इस फिल्म का हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली थ्रिलर्स में आजकल गलती क्या होने लग गई है कि फिल्म अपना जो पीक है वो कहीं बीच में हिट कर देती है, लेकिन इस फिल्म का क्लाइमैक्स इस फिल्म की सबसे बड़ी बैकबोन है। इनफैक्ट फिल्म के ट्रेलर से मुझे एक छोटी सी शिकायत थी कि उसने फिल्म की ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी रिवील कर दी थी। इनफैक्ट आर माधवन का कैरेक्टर कौन होता है, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड जो मेजर ट्विस्ट है वो भी फिल्म के ट्रेलर में रिवील कर दिया गया था। तो ऐसे मुझे फीलिंग आ रही थी कि अब फिल्म में ऐसा खास देखने को क्या ही मिल जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि फिल्म के बिल्कुल लास्ट सीन में फिर से एक ट्विस्ट आता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वो ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। आई मीन उस लास्ट ट्विस्ट की वजह से मेरा फिल्म देखने का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा एनहांस हो गया। और उसका सिंपल रीजन ये है कि विकास बहल जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उनका डायरेक्शन इस फिल्म में तो एक्सीलेंट है। और ये काफी ज्यादा शॉकिंग इसलिए क्योंकि अगर आप उनको नहीं जानते तो उनकी लास्ट डायरेक्टोरियल फिल्म गणपत थी, और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टेरेबल एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मैं यहां तक कहूंगा कि इस फिल्म को देख के लगता ही नहीं है कि विकास बहल ने गणपत बनाई है। और साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अब उनको ऐसी फिल्मों पे स्टिक करना चाहिए, वापस गणपत के लेवल पे नहीं जाना चाहिए। तो ओवरऑल मेरा शैतान का फाइनल वर्डिक्ट यही है कि दिस इज अ सॉलिड थ्रिलर। ये फिल्म आपको एंग्रॉस रखती है, आपको एंटरटेन करती है, और लास्ट में आपको एक फुल ऑन पैसा वसूल वाला एक्सपीरियंस देती है। इनफैक्ट ये फिल्म एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ही डिजर्व करती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि एक बार आपको ये फिल्म डेफिनेटली थिएटर में देखनी चाहिए। इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस पे भी ये दृश्यम वाला मैजिक रिक्रिएट करने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के भी जो कलेक्शंस है वो बिल्कुल स्काई रॉकेट होंगे।